नमस्कार। मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के एक चैप्टर 1818 की संधियाँ, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजपूत राजाओं के बीच जो सन 1818 में विशेष रूप से जो संधियाँ हुई उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम बात करेंगे, डॉक्टर एम.एस. जैन ने कहा इस बारे में कि मुग़ल प्रभुत्व में रहते हुए शासक और सामंत बाह्य नियंत्रण के इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि वे अपनी समस्याओं का स्वयं हल नहीं कर सकते थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कोई भी शक्ति इस साम्राज्यिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार नहीं थी और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेज़ों के अधीनता को स्वीकार राजपूत राजाओं ने 1818 की संधियों के द्वारा कर लिया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा बिना किसी संघर्ष के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करके उनके शरणागत होना था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1818 की संधियों की, और इससे पूर्व जब हम अंग्रेज़ों के शासन विस्तार की बात करते हैं तब हम देखते हैं, हमने यूनिट सेकंड में पढ़ा कि अंग्रेज़ों का जो भारत की प्रमुख शक्ति है उन सभी शक्तियों के साथ में अंग्रेज़ों का संघर्ष होता है, जिसमें हम आंग्ल मराठा संघर्ष, आंग्ल मैसूर संघर्ष, बंगाल पर प्रभुसत्ता की स्थापना की चर्चा करते हैं। साथ ही साथ में हम अंग्रेज़ों और अन्य शक्तियों के साथ में, सिखों के साथ में, अफ़गानों के साथ में और अनेक शक्तियों के साथ में अंग्रेज़ों के संघर्ष की बात करते हैं। लेकिन हम आंग्ल राजपूत संघर्ष की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों और राजपूत राजाओं के बीच में संघर्ष की स्थितियां पैदा ही नहीं हुई। 1818 तक आते आते अंग्रेज़ अपनी व्यवस्था, अपनी हुकूमत का बहुत अधिक विस्तार पूरे भारत में कर चुके थे, और जब राजपूत राजाओं की बारी आई तब तक राजपूत राजाओं की स्थिति इतनी निर्बल हो चुकी थी कि उन्होंने बिना कुछ युद्ध किए ही अंग्रेज़ों की अधीनता को, अंग्रेज़ों की मित्रता को और अंग्रेज़ों के वे, जैसा कि हमने बात की कि वे अंग्रेज़ों के शरणागत हो गए और संधियाँ कर ली। यही संधियाँ जो है राजपूत राजाओं के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो संधि हुई, उन्हीं संधियों को हम 1818 की संधि के नाम से जानते हैं। 1818 से की संधियों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके कारणों की चर्चा करेंगे। राजपूत नरेशों के जो गृह कलह है उनमें उत्तराधिकार संघर्ष जो चल रहे थे, उनमें मराठों का अत्यधिक हस्तक्षेप था। और जैसा कि हम पूर्व में बात करें, 1818 से पूर्व की बात करें तो हम बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य से कि अकबर की राजपूत नीति का एक विशेष जो नीति थी, राजपूत नीति, उसका अंग राजपूत राजा बने और अकबर ने राजपूत राजाओं को राजपूत नीति के द्वारा अपना मित्र और सहयोगी बना लिया। और उसके पश्चात राजपूत जो है, अधिकांश राजपूत शासक जो है मुग़लों के मित्र और अधीनस्थ बन गए। मुग़लों की शक्ति जैसे जैसे समाप्त होती चली गई, कम होती चली गई, ऐसी परिस्थिति में मराठों का प्रभाव बढ़ता चला गया और धीरे धीरे मराठा जो है अपने राज्य से उत्तर की ओर निरंतर अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, अपना विस्तार कर रहे थे। ऐसे में राजपूताना के राजपूत राजाओं को निरंतर उनके ऊपर संघर्ष की स्थितियाँ और उनसे धन वसूलने का जो एक उनका तरीका था, वह मराठों ने शुरू किया। और इस प्रकार से मराठा विस्तार जो है वो राजस्थान में बढ़ चुका था। लेकिन इस मराठा विस्तार के साथ में राजपूत जो नरेश थे उनके आपसी गृह कलह, आपस में एक दूसरे के साथ में संघर्ष की स्थितियाँ, और इसी से जुड़ते हुए हम सेकंड जो रीज़न की बात कर रहे हैं, राजपूताना में मराठों का बढ़ता प्रभुत्व। मराठों का बढ़ता प्रभुत्व इसीलिए बढ़ा, मराठों का प्रभुत्व, क्योंकि राजपूत नरेश आपस में एक नहीं थे। इतिहास इस बात का बहुत अच्छे से साक्षी है कि जब जब कोई शक्तियाँ आपस में एक नहीं होती है, आपस में उनमें गृह कलह की स्थितियाँ पैदा होती है, तो हमेशा तीसरी शक्ति उसका फ़ायदा उठाती है। और यहाँ पर मराठे जो है राजस्थान की गृह कलह का पूरे तरीके से फ़ायदा उठा रहे थे और मराठों का राजस्थान में
प्रभाव, प्रभुत्व, वर्चस्व और दबदबा बढ़ता जा रहा था। न केवल मराठा बल्कि मराठों के अपने सहयोगी पिंडारियों को भी साथ लेकर आ रहे थे, और पिंडारी और मराठों का निरंतर राजस्थान के अंदर हस्तक्षेप, यहाँ की राजनीति के अंदर हस्तक्षेप, और साथ ही साथ में उनका जो यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप के साथ साथ में जो उनका अत्याचार था वो भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा था। ऐसे में राजपूत राज्यों से 1818 संधि करने का उद्देश्य लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा शक्ति के विस्तार को रोकना बताया, और जॉन मॉलकम भी यही कहते हैं कि पिंडारियों को नष्ट करने और मराठा शक्ति के विस्तार को रोकने के लिए कंपनी ने इन संधियों को किया। और दूसरी ओर देखें कि मराठों और पिंडारियों के चंगुल से निकलने के लिए राजपूत राजाओं ने, विभिन्न जो राजपूत राजा थे उनके द्वारा 1818 की संधियों को स्वीकार कर लिया गया। क्योंकि राजपूत राजा इतने अधिक शक्तिशाली नहीं थे, उनकी निर्बलता का कारण जैसा कि हम बात कर चुके हैं, पहले मुगलों के अधीनस्थ, उसके पश्चात मराठों के अधीनस्थ, और वे अधीनता के इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि वे अपनी समस्याओं का, जैसा कि हमने एम.एस. जैन की बात से शुरुआत की, कि वे अपनी समस्याओं का निराकरण या हल स्वयं नहीं कर सकते थे, और किसी शक्ति के अधीन होना या किसी शक्ति के ऊपर निर्भर करना जो है उनकी आदत हो गई थी। और यही कारण है कि उन्होंने आसानी से 1818 की संधियों को स्वीकार कर लिया। यहाँ पर हमने एक घटना जिसका हम विशेष रूप से जिक्र करेंगे, कृष्णा कुमारी के विवाह की घटना। और ये घटना जो है राजस्थान की राजनीति की अगर हम बात करें तो बहुत एक दुखद घटना थी। कृष्णा कुमारी जो है वो है मेवाड़ की राजकुमारी थी, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी, जिसका विवाह मारवाड़ के राजा भीम सिंह के साथ तय हुआ। विवाह संपन्न होने से पूर्व ही जो मारवाड़ के भीम सिंह जिसके साथ कृष्णा कुमारी का विवाह तय हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसे में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने मारवाड़ के उत्तराधिकारी मान सिंह के साथ में उसके विवाह का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इसी मध्य जो मानसिंह है उसने घाणे राव के ठाकुर को हटा दिया, और यह घाणे राव का ठाकुर जो था वह मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह का संबंधी था, जिससे मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह नाराज हो गए, और उन्होंने जो मानसिंह के साथ में कृष्णा कुमारी का विवाह का प्रस्ताव रखा था उसको तोड़ दिया, और इस जयपुर के जगत सिंह के साथ में कृष्णा कुमारी, अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह करना तय कर दिया, और जिसे जगत सिंह ने भी स्वीकार कर दिया। लेकिन ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। मान सिंह के विरोधी जो थे वो उन्होंने जगत सिंह को प्रोत्साहित किया, और ऐसी परिस्थिति में कृष्णा कुमारी की जो विवाह की घटना है वो विवाह से ज़्यादा एक राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। और ऐसे में जयपुर के जगत सिंह ने सिंधिया, बीकानेर के सूरत सिंह और अमीर खां पिंडारी, यहाँ पर फिर हम पिंडारियों की बात करते हैं कि यहाँ पर पिंडारियों का हस्तक्षेप की पिंडारी की सहायता से मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया, और 1807 में सिंगोली का युद्ध जो नागौर में मानसिंह को पराजित किया गया, और पराजित मानसिंह ने जोधपुर के दुर्ग में शरण ली और धन और जागीर का लाभ देकर अमीर खां को अपनी ओर मिलाकर जयपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया और सवाई सिंह को मार दिया। निरंतर संघर्ष, आर्थिक हानि, अराजकता के बाद जयपुर और जोधपुर दोनों ही 1810 में संधि कर लेते हैं, और दोनों ही इस चीज़ का निर्णय करते हैं कि दोनों में से कोई भी जना कृष्णा कुमारी से विवाह नहीं करेगा। और ऐसी परिस्थिति में यह स्थिति जो है वो मेवाड़ के लिए बहुत मुश्किल वाली स्थितियां पैदा हो जाती है। ऐसे में कृष्णा कुमारी जो है उसे विष दे दिया जाता है और कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ में निर्बल शासन, राजकीय प्रतिष्ठा और ये सब चीज़ें जो है, और अमीर खां पिंडारी जो था उसकी लूट, अयोग्यता और इन सब के परिणाम स्वरूप एक दुखद घटना जो है वो यहाँ पर संपन्न होती है, और इस प्रकार से कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। और यह घटना जो है मेवाड़ के इतिहास में एक बहुत बड़े कलंक के रूप में देखी जाती है, और यहाँ से राजस्थान की अयोग्यता, जो शासक है, विभिन्न शासकों की अयोग्यता, कमजोरी, अराजकता जो है
वो हमें दिखाई देती है। एक तरफ हम बात करते हैं राजपूत राजाओं के शासन की और जो वीर पराक्रमी थे, लेकिन एक के बाद एक लंबे समय के पश्चात मुग़ल और मराठे और उनके प्रभुत्व और उसमें रहते हुए इतने अभ्यस्त था कि अपनी जो आंतरिक स्थितियां हैं, अपने किसे गद्दी पर बिठाया जाए, किसका विवाह किसके साथ में संपन्न करवाया जाए, कहाँ से क्या होगा, ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर उनकी जो डिपेंडेंसी थी वो उनकी दूसरी अन्य शक्तियों पर थी। और इस कारण हमेशा तीसरी शक्तियों ने यहाँ की राजनीति के अंदर हस्तक्षेप किया और यही हस्तक्षेप का परिणाम एक दुखद अंत के साथ में हमें यहाँ दिखाई देता है। इसका अगला कारण है लॉर्ड हेस्टिंग्स की विस्तारवादी नीति। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स एक विस्तारवादी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में अनेक जो अंग्रेज़ों के साथ में अनेक राज्यों के संघर्ष चल रहे थे वो लगभग समाप्त हो गए और हेस्टिंग्स ने अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास किया। तो उसकी विस्तारवादी नीति का ही अंग 1818 की संधियाँ थी। क्योंकि राजपूत राजा युद्ध करने को इतने उत्सुक नहीं थे, ना उनमें अभी इस समय तक कोई शक्ति और सामर्थ्य बचा था, तो ऐसी परिस्थिति में लॉर्ड हेस्टिंग्स की विस्तारवादी नीति जो है उसने काम किया और 1818 की संधि के तहत विभिन्न राजपूत शासकों ने अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ में कंपनी अपनी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ बनाना चाहती थी और इस कारण से भी यह संधि जो है वो उसका प्रस्ताव रखा गया। यह जो संधियाँ थी यह अंग्रेज़ों की आवश्यकता भी थी कि क्योंकि तटस्थता और हस्तक्षेप की नीति के कारण जो भारत के अंदर जहाँ पर तक इनके राज्य स्थापित थे अशांति के बादल मंडराने लगे थे, देशी राज्यों में षड्यंत्र और कुचक्र चलने लगे थे। ऐसे में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करना उचित समझा और इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी उसने पत्र लिखा कि देशी राज्यों में अराजकतापूर्ण स्थिति है जिससे मराठों के हौसले बढ़ चुके हैं और ऐसे में मराठों की शक्ति का प्रभाव कम करने के लिए भी इस प्रकार की संधि को प्रोत्साहित किया गया और मराठों की शक्ति को प्रभावशाली ढंग से समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि ऐसी शक्तियों को अपने साथ में लिया जाए और ऐसे में राजपूत राजाओं के साथ में जो जिसमें कुछ राज्यों में सामंत बहुत शक्तिशाली हैं, कुछ राजा शक्तिशाली, अगर उनको अपनी तरफ ले लिया जाएगा तो अंग्रेज़ों की स्थिति जो है वो मजबूत हो जाएगी और ऐसे में 1818 की संधियाँ जो है वह संपन्न हुई। इनके ये कारण थे। फिर हम बात करते हैं 1818 की संधियों के कारणों के साथ में हम बात करें कि 1818 की संधियाँ क्या थी। विभिन्न शासकों के साथ जिनमें कुछ सामान्य शर्तें इस प्रकार से थी, दोनों पक्षों में स्थायी मैत्री और हितों की एकता रहेगी और जैसा कि प्राय हर संधि में रहता है कि एक दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु और एक दूसरे के मित्र को अपना मित्र समझेंगे। सरकार ने राज्यों की रक्षा का वादा किया और राज्यों ने उनकी सर्वोपरिता को भी स्वीकार किया। सब राज्यों ने यहाँ पर जैसे कुछ राज्य नहीं है जैसे बूंदी और करौली ने नहीं, किसी भी राज्य या शासक के साथ बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के पत्र व्यवहार के अधिकार को छोड़ दिया और राज्यों ने किसी भी राज्य की सीमा का अतिक्रमण न करने का आश्वासन दिया और अगर कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय अंग्रेज़ों के ऊपर छोड़ दिया गया और इस प्रकार से एक तरीके से अंग्रेज़ों की अधीनस्था को 1818 के संधियों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पर हमने एक चार्ट के माध्यम से 1818 की संधि के दौरान राजपूत राजा और किस प्रकार से राजपूत राजाओं ने संधि की। सबसे पहले आता है करौली। 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्वीकार करौली के द्वारा कर ली गई, किंतु जो कर था वो सिंधिया को ही अभी तक दिया जा रहा था। बाद में उसमें परिवर्तन कर दिया गया। इसके बाद में टोंक जो बूंदी है, टोंक है और अन्य राज्य है। बूंदी ने संधि जो है उसमें 80,000 वार्षिक कर अंग्रेज़ों को देना निश्चित किया। टोंक जो है वो इस समय जो है अमीर खां पिंडारियों का यहाँ पर प्रभाव था। मेटकॉफ के साथ इस संधि के कारण टोंक राज्य जो है उसका जन्म हुआ और फिर कोटा जो है वहाँ पर उम्मेद सिंह का शासक था। इसके बाद में हम बात करते हैं जोधपुर की और जोधपुर में महाराजा जोधपुर के मान सिंह थे, उसको 2 विशेष अधिकार दिए गए और इसके द्वारा जो है
अंग्रेज जो एक तो जोधपुर की सेनाएं नर्मदा नदी पर दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों की सेवाओं के लिए नहीं बुलाई जाएगी और अंग्रेज जोधपुर के जागीरदारों के साथ में कोई सीधा संपर्क नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है मैटकॉफ ने जो यह विश्वास भी दिया कि जोधपुर की प्रशासनिक व्यवस्था में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इस रूप में हम देखते हैं कि जो राज्य थोड़े से शक्तिशाली थे उनके साथ में उसके हिसाब से संधियाँ की गई, और जो राज्य उतने अधिक शक्तिशाली नहीं थे, इतने पावरफुल नहीं थे, उनको एक तरीके से उनकी शक्ति को ख़त्म कर दिया गया, और कुछ सबल शासक थे उनकी शक्ति को यहाँ पर कुछ समय के लिए बने रहने दिया गया। इसके बाद में अन्य राज्य जैसे उदयपुर में भीम सिंह और शासक थे, महाराणा थे यहाँ के, और 13 जनवरी 1818 को संधि कर ली गई। और इसकी एक धारा के अनुसार अंग्रेज राज्य की खालसा भूमि पर सामंतों द्वारा अतिक्रमण के समय विवाद तय करेंगे, और मेवाड़ के महाराणाओं की बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ पर संप्रभुता स्थापित नहीं हो सकी। महाराणाओं को वे इलाके भी प्राप्त नहीं हो सके जो सिंधिया, होलकर, अमीर खां, जोधपुर और कोटा ने छीन लिए थे। इस तरीके से उदयपुर की स्थिति को कमज़ोर कर दिया गया। फिर हम बात करते हैं बीकानेर की, और बीकानेर में सूरत सिंह का शासन था। बीकानेर के साथ में जो 1818 की संधि हुई, इसमें वहाँ के जो महाराजा थे को अपने सामंतों पर अधिकार करने की शक्ति प्रदान की गई। और इसके पश्चात किशनगढ़ ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मैटकॉफ की जो संधि थी उसकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो है उनके साथ में संधियाँ, और इस संधि के द्वारा आंतरिक हस्तक्षेप की स्पष्ट व्यवस्था जो है वो की गई। फिर प्रतापगढ़ के साथ में संधि 10 अक्टूबर 1818 को, जैसलमेर के साथ में संधि, जिसमें इतिहासकार गुप्ता और ओझा लिखते हैं कि जैसलमेर से हुई संधि में किसी भी प्रकार का खिराज लेने की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ये राज्य मराठों को खिराज नहीं देता था। यानी कि जो राज्य पहले से मराठों को खिराज देते आ रहे थे वो अब भी खिराज दे रहे थे, लेकिन जो पहले नहीं दे रहे थे उनसे खिराज नहीं लिया जा रहा था, और इस प्रकार से उनकी स्थिति को उसी तरह रखा गया। और जैसलमेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की यहाँ पर हम बात कर चुके हैं। उसके पश्चात सिरोही, 1824 में सिरोही के राज्य ने, सबसे अंत में सिरोही ने यह संधि की, और क्योंकि जोधपुर राज्य ने अधिकार का दावा इस पर किया था जिसे बाद में अस्वीकार कर दिया गया। और इस प्रकार से जो संधियाँ थी, यह 1824 की बात हो रही है जो अंतिम संधि थी, और प्रथम संधि करौली के साथ में 9 नवंबर 1817 को की गई। यानी जो संधियों का काल था वो 1817, 18 और से लेकर हम 1824 तक देखते हैं, लेकिन जो मेनली मुख्य रूप से जो संधियाँ हुई वो सन 1818 के सन में हुई थी। इसी कारण से इन राजपूत राजाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होने वाली संधियों को 1818 की संधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर MS जैन लिखते हैं कि इस प्रकार से 1818 की संधियों में एक सदी से चला आ रहा सामंती संघर्ष एक साम्राज्यवादी नियंत्रण में आ गया, यानी अंग्रेज़ों के नियंत्रण में प्रत्यक्ष रूप से आ गए। अंग्रेज़ों के साथ में बिना किसी संघर्ष के, बहुत अधिक ना अंग्रेज़ों को मेहनत करनी पड़ी, ना संघर्ष करना पड़ा, और बिना किसी संघर्ष के जो है उन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। यहाँ पर एक और राज्य जिसकी हम बात करेंगे, झालावाड़, 10 अप्रैल 1838 को कोटा के पॉलिटिकल एजेंट के प्रयास से झालावाड़ राज्य बना, और फिर यह जो नवीनतम रियासत थी वो भी अंग्रेज़ों की अधीनता उनके द्वारा स्वीकार कर ली गई। और इस प्रकार से सभी राजपूत शासक जो है बिना युद्ध के, बिना अंग्रेज़ों को बहुत अधिक चुनौती दिए और बिना आसानी से अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गए। और इसके लिए अंग्रेज़ों को भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, इतना दमखम नहीं लगाना पड़ा जितना कि दूसरे राज्यों को अपने अधीन करने के। और इस प्रकार से 1818 की संधियों के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत का एक्सपेंशन और विस्तार जो है वह हुआ। इस संधि के हम परिणाम की बात करते हैं तो अंग्रेज़ों की प्रभु सत्ता को उन्होंने स्वीकार कर लिया, और अंग्रेज़ों की शक्ति जो है वो सर्वोच्च एक तरीके से राजस्थान में हो गई।
राज्य कार्यों में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप जो था वो बढ़ने लगा और शासकों की शक्ति जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी, कमज़ोर होने लगी। पॉलिटिकल एजेंट जो है वो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और इस प्रकार से राजा जो है वो नाम मात्र के रह गए और पूरी तरीके से उनके ऊपर नियंत्रण अंग्रेज़ों का स्थापित हो गया। और धीरे धीरे आगे चलकर अंग्रेज़ों ने भी इन संधियों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया और अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार 1818 की संधियों के द्वारा ब्रिटिश सत्ता का विस्तार राजपूताना में हुआ। विभिन्न राजपूत, जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान जिस राजस्थान की हम वर्तमान में चर्चा करते हैं, जिस राजस्थान को हम जानते हैं, राजस्थान एक पूरी यूनिट है, लेकिन उस समय राजस्थान जो है राजपूताना के नाम से, जहाँ विभिन्न राजपूत शासक थे, छोटी और बड़ी यहाँ पर रियासतें थी। कुछ राजा शक्तिशाली थे, कुछ राजाओं की शक्तियाँ उनके सामंतों के हाथ में थी। आपस में ये शक्तियाँ आपस में संघर्षरत थी। साथ ही साथ में किसी एक राज्य के अंदर भी सामंतों और राजाओं के बीच में भी विवाद की स्थितियाँ बनी हुई थी। ऐसे में यह एक राजपूताने की बहुत बड़ी कमजोरी थी और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों ने बहुत बाद में, अंग्रेज़ों की अगर हम बात करें तो 1757 में प्लासी के युद्ध से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की हम बात करते हैं और एक लंबे समय तक अंग्रेज़ों ने राजपूत राजाओं की ओर रुख भी नहीं किया। इसका एक विशेष कारण था कि राजपूत राजा जो थे वो अपने ही आपसी संघर्षों में, अपने आंतरिक गृह कलहों में, मराठों के साथ में संघर्ष की स्थितियों में, मराठों के आतंक में या मराठों के चंगुल में इतने अधिक फंसे हुए थे कि उन्हें अंग्रेज़ों की ओर देखने का प्रयास ही नहीं किया गया उनके द्वारा। और जब अंग्रेज़ों ने अपनी स्थिति को पूरे भारत में विस्तार करके मजबूत बना लिया, तब उन्होंने राजपूत राजाओं की ओर ध्यान दिया और राजपूत राजा मुगल नियंत्रण के पश्चात मराठों के चंगुल से इतने अधिक पीड़ित थे, इतने चंगुल में फंसे हुए थे कि उससे निकलने के लिए उन्होंने आसानी से 1818 की संधियों को स्वीकार कर लिया।